Guys, welcome back to my YouTube चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 से संबंधित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को। संसदीय व्यवस्था केंद्र सरकार। टॉपिक क्या है? संसदीय व्यवस्था एवं केंद्र सरकार। क्वेश्चन देखिए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या है? राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अभिकथन ए क्या है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता। कारण आर क्या है? उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, क्या बोल रहा है कि संसदीय व्यवस्था और केंद्र सरकार से संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन ए है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और उसके कारण आर क्या दिया? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोड दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऐसे जब चारों विकल्पों को देखेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसको एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद है? 83। तो संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद की एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही सदस्य का पुनः चुनाव होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद का क्या है? एक स्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही सदस्यों का पुनः चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर क्या बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो ये सही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन या जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन भी प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्ट होता है। तो पहला कथन सही है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा क्या है? राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा केवल राइट आंसर क्या होगा? कथन केवल एक। व्याख्या क्या है? भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सभी सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। राज्य सरकार से संबंधित क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 123 में क्या है? इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 213 में क्रमशः, यानी राष्ट्रपति किसमें? 123 में और राज्यपाल 213 में। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अध्यादेश संसद अथवा विधानमंडल के अवकाश के दौरान ही जारी किया जा सकता है। तो जो अध्यादेश है कब जारी किया जा सकता है? संसद अथवा विधानमंडल के अवकाश के दौरान ही जारी किया जा सकता है। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग, राजभाषा। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किससे संबंधित है, किस टॉपिक से रिलेटेड है? संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग, राजभाषा। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। किसके द्वारा? तो संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। वैसे हम सारे विकल्पों को देख सकते हैं लेकिन समय की बचत करने के लिए हमें विकल्प को स्किप करना पड़ेगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में पूर्व में स्थापित योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था, के स्थान पर किया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
और पूर्व में स्थापित योजना आयोग स्थापना जिसकी हुई थी 15 मार्च 1950 के स्थान पर किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। तो इसकी स्थापना कैसे हुई थी? संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अधिनियम दिया गया है और किस संशोधन से संबंधित है? तो देखिए अधिनियम और संशोधन 94वां संविधान संशोधन 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन। दूसरा है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन। तो ये हमें मैच करना है। कठिन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन नहीं बोला जा सकता है इसको। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन। तो इसको देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। वैसे आपको सही से ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट, मोस्टली हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट को ही याद रखते हैं, लेकिन इसमें जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो अदर भी दिए गए, जैसे 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 कोई नहीं याद करके बैठा होगा कि हाँ जो 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 उसके द्वारा अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया है। या जैसे 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 है, उसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में ये वाला आपको शायद याद होगा कि 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और ये अभी करंट का ही है, तो ये तो याद ही रहेगा कि संविधान में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 हुआ था और अनुच्छेद 15 में संशोधन। तो इसको अलग राइट कर लीजिए, ज़्यादा सही है अगर याद करना है। अगला टॉपिक है हमारा जो सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था। जीएस का कौन सा सब्जेक्ट है? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। टॉपिक क्या है इसका? विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय या बजट। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग एवं नेशनल इनकम या बजट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता या आते हैं? तो यहाँ पर क्या इसकी इंग्लिश भी देखिए, एजीआर का मतलब क्या होता है। तो ए मतलब एडजस्टेड, जी मतलब ग्रास, आर मतलब रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू। तो समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन आते हैं इसमें? इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज आय आती है, डिविडेंड लाभांश भी आता है, फॉरेक्स गेन विदेशी मुद्रा लाभ भी आता है। इसको रिवाइज कर लीजिए, कठिन क्वेश्चन है कि समायोजित सकल आय यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ब्याज आय यानी इंटरेस्ट इनकम आती है, दूसरा लाभांश डिविडेंड, तीसरा फॉरेक्स गेन यानी विदेशी मुद्रा लाभ भी इसमें सम्मिलित है। तो समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा में ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ तीनों को शामिल किया जाता है। कृषि उद्योग एवं व्यापार। अगला टॉपिक क्या है? कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इंडिया ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप अपडेट कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत का जो व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 से लगभग कितना परसेंट कम था? 3.4% कम था। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 को वर्ष 2018 की तुलना में 3.339% अर्थात 3.4% कम था।
और वर्ष 2018 में भारत का व्यापार जहां 43.41% था, वही 2019 में घटकर कितना हो गया, 40.0% रह गया। तो इसको चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे या बजट से अपडेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले जो हमने पेपर देखा था उसमें सेट भी पूछा गया था। तो ये एक बार फिर से रिवाइज किया जा रहा है कि मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, उस दिन सिडबी की फुल फॉर्म भी बताए थे कि याद करनी है। एस मतलब स्मॉल, आई मतलब इंडस्ट्रीज, डी मतलब डेवलपमेंट, बी मतलब बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये भी बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय यूपी में स्थित है। इस बैंक की स्थापना 1990 2 अप्रैल 1990 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के, यानी जो MSME इंडस्ट्रीज है या इंटरप्राइजेज, MSME सूक्ष्म, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज के ऋण प्रवाह को सुगम और सुदृढ़ बनाना तथा MSME की वित्तीय एवं विकास संबंधी कमियों की पूर्तियों के उद्देश्य के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति है। तो ये मौद्रिक नीति क्या है? प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु एक प्रत्यक्ष उपाय है। मौद्रिक नीति RBI द्वारा बनाई व जारी की जाती है। इसका उद्देश्य प्रभावी मांग को प्रत्यक्षता नियंत्रित करना होता है। यह नीति प्रति 2 माह पर RBI के द्वारा प्रकाशित की जाती है, अर्थात वर्ष में 6 बार। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? RBI के द्वारा बनाई जाती है। कौन बनाता है मौद्रिक नीति? मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा बनाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो प्रभावी मांग को प्रत्यक्षता नियंत्रित करना, यानी डायरेक्टली क्या करना है? कंट्रोल करना है। किसको? इफेक्टिव डिमांड को। और यह नीति प्रति 2 माह पर, कितने टाइम पर? प्रति 2 माह पर किसके द्वारा? RBI के द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी साल में 6 बार, यानी वर्ष में 6 बार प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। तो ये किसके लिए लाभकारी है? लेनदार के लिए, क्रेडिटर्स के लिए। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता को घाटा तथा ऋण प्राप्त करता है, यानी लेनदार को फायदा होता है। किसको फायदा हो रहा है? क्रेडिटर्स को हो रहा है। यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लीजिए। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। तो लेनदार के लिए मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। स्थिति में ऋणदाता को घाटा तथा ऋण प्राप्त करता है, यानी लेनदार को फायदा होता है। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार। भारत का क्या है? विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, आपको ये बताना है आज यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इससे संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। अगला है विज्ञान से संबंधित, जिसमें भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान की श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसीलिए। तो श्वेत, यहाँ पर क्या पूछा गया? जो श्वेत वस्त्र होते हैं, यानी वाइट क्लॉथ होते हैं, वो काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जबकि काले वस्त्र प्रकाश के अवशोषक होते हैं, इसीलिए हमें काले वस्त्रों से गर्मी लगती है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। और नीचे अगर ये कोई करना भी चाहेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना दिखाई दे रहा है कि जैसे क्रम में लगाना है कि खोज के अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड,
और SMD सरफेस माउंटेड डिवाइस, SMD सतह पर लगने वाले अवयव। चौथा है इंटीग्रेटेड परिपथ, तो इसको हम वैसे वाले ही लगा सकते हैं जैसे सेंस के आधार पे, लेकिन ईयर के आधार पर अगर लगाना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे जब हम कंप्यूटर अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि पहले किसका यूज होता था, बाद में किसका। जैसे पहले डायोड का यूज होता था, तो उस आधार पर हम इसको कालक्रम में लगा सकते हैं। डायोड दूसरे नंबर पे हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था, जैसे दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ यानी सर्किट का यूज स्टार्ट हुआ। SMD सरफेस माउंटेड डिवाइस, सतह पर लगने वाले अवयव। तो यहाँ पर हम ईयर्स किसी के नहीं ध्यान रखेंगे, बस एक सेंस के आधार पे याद रखेंगे कि कालक्रम में सबसे पहले डायोड आएगा, फिर ट्रांजिस्टर, तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड परिपथ, चौथे पर SMD सतह पर लगने वाले अवयव। क्वेश्चन नंबर 58 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची को और जैसे लिस्ट जो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। सिरका में उपस्थित अम्ल कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक एसिटिक अम्ल, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि सिरके में उपस्थित अम्ल, तो इसको जब हम मैच करेंगे सिरके में उपस्थित अम्ल को मैच करेंगे किससे, एसिटिक अम्ल से। और दूध का खट्टा होना किस वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल से। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है, कैल्शियम फास्फेट। अमाशय में उपस्थित कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 59 रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा है विखंडन के सिद्धांत पर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, ये हिंदी में कभी कभी लिखता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पूछाएगा कौन सा कथन सही है। तो रेडियो धर्मिता क्या है, एक नाभिकीय गुण सही है, इसलिए पहला विकल्प सही है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये गलत है। तो केवल आंसर क्या होगा, केवल एक। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, इसकी खोज ये पेपर में आया था कि रेडियो एक्टिविटी है जो इसकी खोज किसने की थी, या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, कौन कर रहा है, हेनरी बैक्यूरेल। आपको नाम दिख रहा होगा, क्या नाम है, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर कौन सा बम आधारित है, परमाणु बम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी गैसों का युग्म गोताखोर को, यानी जो डाइवर होता है, गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाएगा इसमें, ऑक्सीजन और हीलियम। जब गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो एक गैस का बैग लेकर जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में परेशानी ना हो। गोताखोर इसके लिए ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। किसका मिश्रण प्रयोग में ला रहे हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का। क्वेश्चन नंबर 61 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची प्रथम, सूची सेकंड। ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर जब मैच करेंगे तो मैचिंग से हमारा निकल कर क्या आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या बुलाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के। ब्लीचिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पादप हार्मोन, इसके कार्य दिए गए। तो पादप हार्मोन में ऑक्सिन कोशिका वृद्धि, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन वृद्धि अवरोधक, अवशिष्टिक अम्ल शिखर प्रधानता। तो ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। ऑक्सिन शिखर प्रधानता से संबंधित है। जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधों में किससे रिलेटेड है, शिखर प्रधानता।
इसको इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा कि जो शिखर प्रधानता है उसको क्या बोलते हैं। तो शिखर प्रधानता एपिकल डोमिनेंस की बात कर रहा है। किसकी? एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन शिखर प्रधानता जिबरेलिन कोशिका वृद्धि से संबंधित है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजक से और अपशिष्ट अम्ल वृद्धि अवरोधक। ऑक्सिन शिखर प्रधानता जिबरेलिन कोशिका वृद्धि से संबंधित है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से, अपशिष्ट अम्ल वृद्धि अवरोधक से। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान से संबंधित है। 63 नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए क्या है? मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण क्या है? शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर कथन है वो गलत लग रहा है, लेकिन कारण सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। मानव शरीर के लिए विटामिन एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसकी अधिकांश मात्रा बाहर से लेनी पड़ती है। विटामिन शरीर के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? तो ये पेपर में कई बार पूछी गई है कि क्लोरोक्विन दवा किसके लिए, तो ये मिलती है हमें सिनकोना से। किससे मिलती है? सिनकोना से। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा किस पौधे के छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना से मिलती है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा सिनकोना नामक पौधों की छाल से बनाया जाता है। इसका प्रयोग मलेरिया रोग के निदान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 जो कृषि पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 किससे संबंधित है? कृषि पशुपालन एवं डेयरी। कृषि पशुपालन एवं डेयरी। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे फसल दी गई है प्रजाति, क्रॉप यानी फसल, वैरायटी प्रजाति। तो फसल सरसों वरुणा सही है, रचना मटर सही है, अलसी नीलम अलसी सही है, और धान की राधे तो गलत कौन सी है? धान की राधे प्रजाति नहीं है। किसकी है? चने की है। इसको रिवाइज कर लीजिए। सरसों की जो फसल है उसकी किस्म का नाम क्या है? वरुणा किससे संबंधित है? सरसों से। दूसरी है मटर की किस्म का नाम क्या है? रचना किससे संबंधित है? मटर से। अलसी की क्या है? नीलम किसकी है? अलसी की। चना की राधे। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इससे पहले हम इसको देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इससे क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है, सही है। मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है, ये भी सही है। मृदा कटाव कम होता है, सही है। और उपयुक्त सभी। तो विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में, क्या बोल रहा है कि विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से, पहले तो ये है कि फसलें क्या विभिन्न है, और किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को फसल चक्र कहते हैं। खेती में फसल चक्र से उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव भी कम होता है। अतः सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एक प्रमुख जैव उर्वरक है। अजोला, एजोटाबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। नीलहरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एक प्रमुख जैव उर्वरक है। अजोला, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? अजोला, एजोटाबैक्टर, राइजोबियम आदि भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है। कुसुम क्या है? एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोरियम। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। कुसुम क्या है? एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, नेशनल कल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट। दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र। ये वाला क्वेश्चन आपने शायद पीछे देखा होगा जब प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। और तीसरी योजना क्या है, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। चौथा लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। तो इसको हमें सारे ईयर इसमें ध्यान रखने हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई है, 1974 में। कृषि विज्ञान केंद्र 1974, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 1979, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना यानी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कब है, 1998 और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006 में आई है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बियर। क्या बोलेंगे, बियर। इसको रिवाइज कर लीजिए कि जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को हम कहते हैं बियर। बियर, वाइन, वोडका और रम। यहाँ पर चार शराब दी गई हैं, बियर, वाइन, वोडका और रम। सभी शराब के विविध रूप हैं, प्रत्येक में अल्कोहल की मात्रा भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। बियर किससे बनती है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनाया गया शराब है। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 71, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये करंट से भी क्वेश्चन है कि जो नासा है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। तो सोफिया ने। किसने की है, सोफिया ने। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा द्वारा प्रक्षेपित सोफिया नामक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली करंट के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप करंट देख लेंगे, इनफ हो जाएगा, किसी बुक की नीड नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो किसका किया है, क्वेश्चन ऑप्शन बी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नौसेना। यहाँ पर जैसे चारों विकल्प सेम लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर सेना का प्रारूप बदल दिया गया है चारों विकल्पों में। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नौसेना प्रारूप इसका था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत किया गया। 18 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा इस मिसाइल के नौसेना प्रारूप का सफलतापूर्वक परीक्षण अरब सागर में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से किया गया। अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया। तो अभिकथन यानी असर्शन ये क्या है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो पारिस्थितिकी है उसके विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी आपस में अंतर संबंधित है। और कारण क्या है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये सही है। कारण क्या है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, सही है। तो यहाँ पर जब देखें कि ए सही नहीं है परंतु आर सही है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अतः पहला कथन जो है असत्य है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, कारण सही है। कल हम देखेंगे प्रादेशिक सामान्य ज्ञान और इससे आगे जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्नों को। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए क्लासेस अच्छी होंगी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।